हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का आर्टिकल है डिफाइन कैपेसिटेंस एंड कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये रहे हमारे लर्निंग स्टेप। स्टेप नंबर 1 में हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे। स्टेप नंबर 2 वी यूज गॉसेस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेप नंबर 3 यूज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड स्टेप नंबर 4 में डिपेंडेंस देखेंगे जी किन किन फैक्टर्स के ऊपर कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस होती है। और स्टेप नंबर 5 में हम देखेंगे कि आइसोलेटेड स्फीयर क्या होता है। तो ये थे हमारे वर्किंग स्टेप्स। तो चलिए अब हम मूव करते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन की तरफ। तो ये रही कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है जी? एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और मैथमेटिकली आप इसको यू रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, तो कैपेसिटेंस जो होती है चार्ज पर वोल्टेज, या आप इसको सिंबल्स के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं C इक्वल्स Q अपॉन V। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको ध्यान में रखिएगा, लास्ट में हम इसको यूज भी करेंगे। ओके नाउ अब डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। तो हमारे पास दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल हैं। हम सपोज करेंगे, देखें जी, ये लेट द इनर शेल हैज रेडियस a एंड पॉजिटिवली चार्ज। ये आ गया जी एक स्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये यहां से यहां तक इसका रेडियस क्या है? a है। ओके नाउ लेट द आउटर शेल ऑफ रेडियस b एंड नेगेटिवली चार्ज। तो एक और शेल हमने कंसीडर करना है जो इसके साथ कंसेंट्रिक हो और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ये आ गया जी हमारा दूसरा शेल, ठीक है। ये एक स्फीयर है, दूसरा स्फेरिकल शेल है। इसका रेडियस आप देख रहे हैं कि b है, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये हमारे स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मेट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। नाउ कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर विद रेडियस r। हमने गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी है जी। तो ये दोनों स्फीयर्स के दरमियान में किसी जगह पे आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, और वो भी स्फेरिकल शेप में ही होगी। तो ये देखें जी, ये आ गई हमारी गॉसियन सरफेस, और ये जनाब उसका रेडियस भी है r। ये इसका रेडियस r है, आप देख रहे हैं, ठीक है। नाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब इसी सरफेस में से ये जो सर्कल सा आपको बनता हुआ, स्फीयर सा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका के रेडियस से ये r है, इसमें से गुजरती हुई हमने क्या कैलकुलेट करनी है? फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो ये देखें जी, नाउ द फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, आप ये फार्मूला लगा देंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो यहाँ पे ये एंगल दोनों के दरमियान कॉस थीटा है, और यहाँ पे ये एंगल 0 है, चूंकि ये दोनों ही क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये एंगल 0 होगा। तो ये यहाँ 0 0 लिखा है, यानी ये 0 डिग्री है एक्चुअली। तो 0 डिग्री एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा। और अब कॉस 0 जो होता है हम जानते हैं कि वो 1 के इक्वल होता है। तो ये जो टर्म है हमारी, ये वाली, ये 0 हो जाएगी, ये सॉरी 1 हो जाएगी, और ये एंगल, ये जवाब यूं आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वेयर। ये पाई आर स्क्वेयर एक्चुअली ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है। ओके नाउ फ्रॉम द गॉसियन लॉ वी कैन राइट। अब गॉसियन लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली जो वैल्यू है टोटल फ्लक्स की, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। ये आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है एक्सप्रेशन, ये आगे यूज होगी, ये हमने ध्यान में रखनी है। अब आगे हम बढ़ते हैं। एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जनाब, ये V और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान ये रिलेशन होता है, जिसे आप E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। और इस तरह आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब E की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लेनी है। जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था E की वैल्यू आई थी, वो अब यहाँ पे आपने पुट कर देनी। तो ये देखें, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ ये R है और ये dr है। ये R और ये R वाली टर्म्स जो होंगी वो वेरिएबल कंसिडर होंगी,
और इसके अलावा जो भी टर्म्स होंगी वो कांस्टेंट है, उनको आप इंटीग्रेशन के आउट भी लिख सकते हैं। ये देखें जी, ये सारी टर्म्स इंटीग्रेशन से बाहर आ गई और सिर्फ आर स्क्वायर बचा और ये डी आर है। अब आप इसको ऊपर ले जाएं, ये पावर माइनस में आ जाएगी, ये देखें जी पावर माइनस में आ गई। ठीक है, अब ये वाली टर्म का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, इसकी पावर में एक ऐड करना है और उसी से आपने सब्ट्रैक्ट डिवाइड भी कर देना है। तो ये देखें जी, ये आ गया आपका, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने इसको कर लेना है। यहाँ पे आपने लिमिट भी लिखनी है, लिमिट है आपकी 0 से सॉरी ए से बी। तो ये यहाँ पे आपने लिमिट भी लगा देनी है और अब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो आपने यहाँ भी ये लिमिट लगा देनी है। यहाँ पे ये आपका ए है रेडियस, आप ए से रेडियस बी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ये लिमिट अप्लाई की, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे भी आपने ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये आर बी नहीं, ये एक्चुअली बी है। तो दिस इज नॉट आर बी बट आर ओनली बी। और यहाँ भी आपने ए करना है आपने, क्योंकि आप जब आप अपर लिमिट लगाएंगे और जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो आर की जगह पे बी और ए आ जाना है, तो ये आपका आ जाएगा। अब मजीद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ भी अगेन आपने ये करेक्शन कर लेनी है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको बी करना है, इसको ए करना है। ओके, तो ये यहाँ पे आपका एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये ए है और ये टर्म एक्चुअली आपकी क्या है, बी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आपने ये करेक्शन करने के बाद अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए, अब यहाँ देखिए ये बी भी लिखा हुआ है, ए भी लिखा हुआ है, ठीक हो गया, ये करेक्ट है। तो अब यहाँ पे आपने इसको एलसीएम लिया, ए बी आ गया और ऊपर बी माइनस ए आ गया, ये रिलेशन। अब आपने इस क्यू को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से ये वी चलता आ रहा है, ये वी आ गया और ये वाला क्यू यहाँ था और यहाँ पे आ गया, यहाँ 1 रह गया, ठीक है। अब दोनों साइडों पे आपने इसको रिवर्स कर देना है, ये दोनों साइडों से इस इक्वेशन को हमने रिवर्स कर देना है। तो ये देखें जी, क्यू ऊपर चला गया, वोल्टेज नीचे, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ये ऊपर चला गया और ये टर्म रिवर्स हो गई, ए भी ऊपर और बी माइनस ए ये नीचे आ गया, ठीक है। अब वो जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको याद करें। इक्वेशन नंबर 1 थी वो ये थी, ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 Q इज इक्वल C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये भी Q अपॉन V है, तो ये भी Q अपॉन V है, विच इज इक्वल टू C। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया, जिसमें जो कैपेसिटेंस होती है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए होती है, ठीक है। अब जी, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक हो गया। अब आइसोलेटेड स्फीयर क्या होता है, देखें। अभी वो जो आउटर स्फीयर था, शेल था, नेगेटिवली चार्ज, अगर आप उसको बहुत ज्यादा दूर ले जाएं और इन्फिनिटी पे ले जाएं, तो वो जो बाकी जो हमारे जो पॉजिटिव वाला बचेगा स्फीयर, उसको हम आइसोलेटेड स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखें, द इनर स्फेरिकल शेल विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड is called isolated sphere when outer spherical shell is moved at infinity distance। तो अगर वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चले जाए तो इनर वाले को हम आइसोलेटेड स्फीयर बोलते हैं। उस सूरत में ये देखें, ये रिलेशन है, ये आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब ये जो बी डिस्टेंस है, अब आपने इसको इन्फिनिटी कर दिया, चूंकि आपने बोला कि ये इन्फिनिटी पे चला गया, सही है ना। आपने बोला कि ये इन्फिनिटी पे चला गया, तो अब ये इसको आपने क्या कर देना है, इन्फिनिटी पुट कर देना। तो अगली स्लाइड में हम क्या कर देंगे, इसको हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। अब आप जानते हैं कि 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आपका ये 0 एक्सप्रेशन आ गया और यहाँ से अब आपने ये v वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। ये a को इधर लिख दिया, ठीक है। अब अगेन वही काम आपने करना है, इस q को आपने इधर लेके जाना है और दोनों साइडों से रिवर्स कर देना है। पहले q को इधर लेकर आए, अब दोनों साइडों को आपने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो जब रिवर्स कर देंगे तो ये यूं आ जाएगा और आपको पता है ये क्या है, ये कैपेसिटेंस होती है। नेक्स्ट में आप इसको इस तरह लिख लेंगे। तो ये रही आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस, जो कि देखें किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ इनर रेडियस के, इनर शेल के रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अब आप देखते हैं कि डिपेंडेंस स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, सबसे पहले रेडियस ऑफ इनर शेल, रेडियस ऑफ आउटर शेल,